हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और अब इन बचे हुए दिनों में प्रैक्टिस करना ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, 120 का स्कोर हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो 120 स्कोर के लिए बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, यही आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुछ क्वेश्चंस। आज की सीरीज होगी हिंदी की। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के ये 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं, देखिएगा ज़रूर। दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो कि पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। तो वो ज़रूर देखें, अपनी पेडागोजी को मजबूत करें, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को मजबूत करें। और बाकी आपके हिंदी हुए और संस्कृत या इंग्लिश हो गया, साथ ही साथ आपका सोशल, ये हो जाता है मिला करके आपका पेपर 2 के लिए। तो आज ये प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के लिए है। सो स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिस सेट हिंदी को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, ये साइकोलॉजी के हैं जो कि हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर प्रोवाइड करा दे रही हूँ, देखिएगा ज़रूर। चलिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ हमारे टैग वर्ड्स का लिंक भी दे रही हूँ आप लोगों को। टैग वर्ड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ये जान लीजिए। उन वीडियो को देखिएगा, प्रीवियस वीडियो हमारा टैग वर्ड का था, उसमें सारे टैग वर्ड हमने इंक्लूड किए हैं। वो आप अपने वीडियो में हर एक प्रैक्टिस सेट में आप पाएंगे और उनसे आप कोरिलेट करिएगा दोनों को कि किस तरीके से हम टैग वर्ड को देखें तो आंसर को तुरंत लगा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्क्रीन को छोटा कर लूँ, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है हिंदी भाषा का, हम देखेंगे जो कि दूसरा पार्ट है। हिंदी जो होता है 30 क्वेश्चन के बाद 31 से ही स्टार्ट होता है, सीडीपी होता है 30 क्वेश्न। चलिए 31 में हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। सबसे उचित का मतलब होता है चारों में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस के ऑप्शंस मिल सकते हैं कि अच्छे हों, बट सबसे ज़्यादा जो आपको सही लगे वही करना है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भाषा के शिक्षक के लिए, हिंदी के टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होगा? क्या भाषा का आकलन करना इम्पॉर्टेंट है या फिर बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना? देखिए, आपको यहीं पर मिल गया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। मैंने टैग वर्ड में आपको बताया था, आप टैग वर्ड्स जो कुछ भी मैंने बताया उसे आप लिख लीजिए, एक नोटबुक पर लिख लीजिए। मैंने बोला भी है अपने वीडियो में, अगर कुछ छूटा होगा तो मैंने बोला भी है और मैंने बोर्ड पर लिखा भी है, तो आप उसे लिख लेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स कहाँ कहाँ मिलेंगे उससे आप प्रैक्टिस से जब लेके बैठेंगे ना, तो वो ले करके बैठा कीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए अवसर उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अवसर उपलब्ध कराना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है, अवसर उपलब्ध करना। अब है यहाँ पर आपका भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया, कठोर भी टैग वर्ड है जो कि नहीं, कठोर, अनुशासन, दंड, ये सब नहीं करना है, तो कठोर नहीं करना है। भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या कह रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका बी ऑप्शन ही हो जाएगा कि एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी कुछ है तो वो अपने बच्चों को भाषा प्रयोग करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। सो फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? एक टीचर अपने स्टूडेंट से क्या अपेक्षा करता है? संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें? बिल्कुल नहीं, ये होगा ही नहीं। टैग वर्ड की बात करें तो यहाँ पर ही लगा हुआ है जो कि संकुचित आंसर की तरफ आपको ले जाता है, तो ये नहीं होगा। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। क्यों भाई? बच्चों की मातृभाषा उनकी अपनी मातृभाषा है, क्यों प्रयोग ना करें? ये तो उनके ऊपर एक तरीके से डिसिप्लिन हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलत है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें और बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। देखिए, इन्हीं दोनों में आप लोगों को समझना है कि बधे बधाए जवाब दें का मतलब क्या होता है और बधे बधाए जवाब ना दें का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर बधे बधाए जवाब देने का मतलब होता है कि अक्षरशः बस जितना सिखाया गया, शब्द मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब बस जितना बताए बस उतना ही, तो ये ठीक नहीं होता है। सृजनशील बालक वो होते हैं, प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जो
अपने से जवाब को बनाते हैं, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी जहाँ रहती है। तो दोस्तों बच्चे सवालों के बधे बधे जवाब ना दें, ये बेहतर होता है। ये टीचर अपेक्षा करते हैं कि बच्चे बंधे बधाए जवाब ना दें, बल्कि उस क्वेश्चन का और भी क्या, किस शब्द से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, या और भी क्या आंसर हो सकता है, ऐसे वो सृजनशील बालक हों, उत्तर वो एक से अधिक भी उत्तर उसका निकाल सकें। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाषा स्वयं में क्या है? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जी हाँ, बिल्कुल। जटिल चुनौती है? जी नहीं, जटिल चुनौती नहीं है, एक विषय मात्र है। टैग वर्ड्स आपका यहाँ पे आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड्स मात्र, जो कि कभी नहीं होगा। और संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एकमात्र भी आपका टैग वर्ड है, जो कि नहीं होगा। जटिल चुनौती, कठिन, जटिल नहीं होगा। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कुछ भी आप कहेंगे तो नियम से ही कहेंगे। भाषा स्वयं में, भाषा में स्वयं नहीं होगा, भाषा का प्रयोग होता है, भाषा का होता है प्रयोग, ये उचित नहीं होता है। तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का प्रयोग, क्वेश्चन की फॉर्म है कि क्या है भाषा का प्रयोग? केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तकों में होता है। अब देखिए, केवल 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 ये 3 जगह है केवल, तो आपका नेगेटिव वर्ड्स जो मैंने बताया था आप उसे कैंसिल कर दीजिए। आपका यहाँ पर भी केवल है, यहाँ पर भी केवल है, यहाँ पर भी केवल है, ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिना कुछ सोचे समझे। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है भाषा का प्रयोग, ये आप इजिली कर भी लेंगे। और टैग वर्ड को देखते ही आंसर सामने आ ही गया। सो योर आंसर दैट विल बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे स्वयं के परिवेश में, बच्चों का जो भी परिवेश होता है उससे बच्चे स्वयं भाषा को अर्जित करते हैं, सीखते हैं। उसका क्या निहितार्थ है? बच्चों को केवल, छोड़ दीजिए इसे, केवल और ही आ गया तो छोड़ दीजिए इसे। सिर्फ और सिर्फ परिवेश ही उपलब्ध नहीं कराता है, बल्कि परिवेश उपलब्ध कराता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केवल नहीं। हम विद्यालय से भी सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं। और बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को अत्यंत भाषा का उपलब्ध कराया जाए। चलिए और भी देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सी टाइप के आंसर होते हैं। समझ को विकसित कीजिए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। देखिए, बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, ये भी एक नेगेटिविटी लिए हुए है। क्यों भाषा नहीं पढ़ाएंगे? कठिन है तो क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे? कुछ भी कठिन नहीं होता है, पढ़ाने से और सिखाने से, परिवेश से, सीखने से सब कुछ इजी हो जाता है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराएं। देखिए, परिवेश फर्स्ट ऑप्शन में भी था, परिवेश आपके फोर्थ ऑप्शन में भी है, लेकिन उसको किस सेंस में दिया गया है ये आपको समझना जरूरी है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस को जरूर ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज़ सीखिएगा। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश, समृद्ध भाषिक परिवेश का मतलब होता है ऐसा परिवेश जिसमें कई तरह की भाषा हो। तो वो कई तरह की जो भाषा होती है वो बच्चों को मतलब कंफ्यूज नहीं करती, बच्चे सीखते हैं, यही उम्र होती है बच्चों की सीखने की। तो समृद्ध भाषिक परिवेश बच्चों के लिए एक पॉजिटिविटी लिए हुए होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं इस उम्र में। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, समृद्ध भाषिक परिवेश बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए, बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं इस माहौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा को सीखने और सिखाने का क्या उद्देश्य है, ये क्वेश्चन की फॉर्म बन रही है। तो भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या? दूसरों की बात को समझना सीखना है। जी हाँ, है। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना है। हाँ, ये भी है। और विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना है। बिल्कुल है। अपनी बात कहना सीखना है, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन भाषा सीखने का उद्देश्य क्या? आप चारों ऑप्शन लगाएंगे? नहीं, चारों ऑप्शन तो लगाना नहीं है, एक ही ऑप्शन लगाना है, और नेगेटिव इसमें पूछा नहीं है। तो यहाँ पर जब चारों पॉजिटिव हैं तो उसमें सबसे बेस्ट क्या होगा? तो सबसे बेस्ट हो जाएगा दोस्तों, विभिन्न परिस्थितियों में कैसा भी सिचुएशन क्रिएट हो, कैसा भी सिचुएशन क्रिएट कर दे कोई, वहाँ पे आप अपनी बात को प्रभावी तरीके से रख सके। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ही भाषा को सीखने और सिखाने का एक पर्पस होता है। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। अब भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या भाषा का शिक्षक इंपॉर्टेंट है, या फिर भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग इंपॉर्टेंट है, या फिर भाषा का व्याकरण इंपॉर्टेंट है, या फिर पाठ्य पुस्तक? तो दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर, तो देखिए भाषा अर्जन में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका विभिन्न रूपों का प्रयोग। मतलब भाषा के विभिन्न रूप,
जैसे अभी आपने ऊपर की क्वेश्चन देखा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, जस्ट उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा किसी तरह से हमारे सामने आए, हम उसे समझ सकें, उसे हम सीखे हैं तो उसे हम जान सकें, पहचान सकें, अपनी बात को व्यक्त कर सकें, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप कर सकें। तो भाषा का शिक्षक उतना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ शिक्षक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस है बट सिर्फ और सिर्फ शिक्षक नहीं, भाषा का व्याकरण या पाठ्यपुस्तक ये संकुचित उत्तर लिए हुए है, विभिन्न रूपों का प्रयोग जो है एक विस्तृत उत्तर लिए हुए है, इसलिए योर आंसर दैट विल बी ऑप्शन। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा क्या से संभव है? देखिए, क्रमिक प्रगति का जो लेखा जोखा होता है वो होता क्या, वो तो पोर्टफोलियो होता है और आपके बी ऑप्शन में दिख रहा है। सो योर आंसर दैट विल बी ऑप्शन इज राइट। पोर्टफोलियो को हम कहते ही हैं बच्चों के मतलब बच्चों की प्रोग्रेस का जो होता है वो क्रमिक कब स्टेप बाय स्टेप बच्चों ने कैसे कैसे क्या क्या सीखा उसका पूरा ब्यौरेवार होता है, पूरा लेखा जोखा होता है। सो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तकें। भाषा की पाठ्यपुस्तकें क्या है? क्या भाषा की पाठ्यपुस्तकें एक साधन है या फिर साध्य है या फिर भाषा सीखने का एकमात्र साधन है? देखिए, टैग वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एकमात्र, ये भी संकुचित हो गया, एकमात्र साधन नहीं होगा, ये आपका नेगेटिविटी लिए हुए है। अभ्यास परक ही होना चाहिए, अभ्यास परक ही होना चाहिए कि अगर बात करें तो ये भी आपका नेगेटिविटी हो गया। अभ्यास होना जरूर चाहिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही नहीं, बल्कि हम बात करते सुनते भी बहुत कुछ सीखते हैं, खेलते कूदते भी बहुत कुछ सीखते हैं। अभ्यास होना तो चाहिए हर एक चीज़ का, लेकिन ही शब्द जो आया ये आपको संकुचित कर देता है। साधन है, जी हाँ, भाषा की पाठ्यपुस्तकें क्या है? साधन है, भाषा की पाठ्यपुस्तकें साधन है। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भाषा की पाठ्यपुस्तकें साधन है, साध्य है, ये आपने सीख लिया, साधन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या बाधक हैं या फिर त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं या फिर साधन है? तो दोस्तों, पत्र पत्रिकाएं, कहानियाँ, साहित्य मतलब साहित्यिक कथाएं जो होता है और पुस्तकें, आपकी पाठ्य पुस्तकें हो गई, ये सभी साधन ही हैं भाषा के सीखने की, ये सभी साधन है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पत्र पत्रिकाएं भी क्या है? साधन है। कहानियाँ, पाठ्य पुस्तकें क्या है? साधन है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों के भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होगा? क्या लिखित परीक्षा होगा या प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना और श्रुत लेख? दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते ही क्वेश्चन की फॉर्म समझ में आ जाती है। हिंदी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन की फॉर्म को समझ पाएंगे। और यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन, प्रश्न पूछना आ गया, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देना, पूछना इसी में आ गया। बी ऑप्शन में जो दिया है वही सी में भी एक तरीके से है। पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, लिखना, पढ़ना, सब इसी में आ गया। श्रुतलेख और लिखित परीक्षा, ये भी एक ही जैसा हो गया। तो सबसे बेस्ट अगर बात की जाए तो प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये आपका सर्वाधिक प्रभावी तरीका होगा। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। ओके, राइट। चलिए, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या है? उसी क्वेश्चन की फॉर्म को बदल दिया गया है, बस। क्या है ये सब? केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं? जी नहीं, केवल पहले ही नेगेटिव वर्ड आ गया तो आप यहाँ पर उसको सही कर ही नहीं सकते, केवल आ गया तो ये नेगेटिव है। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, देखिए मात्र, ये भी नेगेटिव है। टैग वर्ड्स यहाँ पे कितने इफेक्टिव हैं दोस्तों, सारे टैग वर्ड्स को इसमें भर भर के इंक्लूड किया गया है, इसलिए मैंने 1 महीना रहते ही मैंने अपना टैग वर्ड दिया आप लोगों को। वो सारे टैग वर्ड्स को आप अपने प्रैक्टिस के दौरान ज़रूर से यूज़ करिएगा, समझिएगा किस तरीके से ये टैग वर्ड अपना वर्क करते हैं। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, जी हाँ, आंसर आपका यही हो जाएगा। केवल शिक्षण पद्धति नहीं है, यहाँ पर भी टैग वर्ड करके केवल लिख दिया गया तो ये भी नहीं होगा। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। भाषा सीखने सिखाने का आकलन करने का तरीका है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सभी, ठीक है। चलिए, सी ऑप्शन राइट हो गया आपका। यहाँ पे बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होना चाहिए? बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। अब देखिए, बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए रोकना नहीं है, मातृभाषा का, वो भी मातृभाषा का प्रयोग वर्जित क्यों होगा? कभी नहीं होगा। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान,
स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। जी हाँ, आपका आंसर यही हो जाना चाहिए। सी और डी को भी देख लेते हैं। बच्चों को केवल मानक भाषा, जी नहीं, केवल आ गया पहले तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म पॉजिटिव है, तो केवल तो होगा ही नहीं किसी भी तरीके से। डी ऑप्शन क्या कह रहा है देख लीजिए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव ही शब्द हमेशा ही संकुचित कर देता है किसी भी चीज को, कि का ही प्रयोग होना चाहिए। तो ये भी टैग वर्ड आपके सामने दिख रहा है, ये भी कभी नहीं होगा। सो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन इज राइट। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना चाहिए और उचित स्थान देते हुए मानक भाषा से भी उनका परिचय कराना चाहिए। बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक कक्षा का मतलब ही यही हुआ, विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान बच्चों को दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये था आपका 43 एंड 44 पे चलते हैं इस तरफ। चलिए 44 क्वेश्चन कह रहा है भाषा के व्याकरण की समझ को क्या करना चाहिए। दोस्तों हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ये बताते हुए, लाइक और शेयर करते हुए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। भाषा के व्याकरण की समझ को देखिए, टैग वर्ड्स यहाँ पर भी है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, केवल कभी नहीं होगा, दूसरे में भी केवल लघु उत्तर हम पढ़ेंगे ही नहीं, केवल नहीं होगा। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। हाँ देखेंगे इन दोनों ऑप्शन को, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। देखिए पहला और दूसरा तो टैग वर्ड के माध्यम से हमने कट कर दिया इजली, पहला दूसरा नहीं होगा। अब है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंके या फिर संदर्भ परक प्रश्नों से। तो दोस्तों संदर्भ परक जो होता है प्रश्न, वो यहाँ पे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जहां तक भाषा की व्याकरण की समझ का प्रश्न है, बड़े महत्वपूर्ण संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आकलित करना चाहिए और लघुत्तर, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से भी करना चाहिए। तो लघुत्तर, निबंधात्मक ये सब आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीटेड पूछता है, सीटेड एक्सेप्ट करता है किसको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्व रखता है, सबसे ज्यादा जिसका वैल्यू होता है। तो संदर्भ परक, जिसमें संदर्भ हो, तो आपका संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं आपको पूरे, थोड़ा सा और छोटा करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य कहा गया है यहाँ पे। निजी अनुभव और सृजनशील प्रयोग, ये भी टैग वर्ड्स के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिविटी लिए हुए सकारात्मक शब्द हैं, तो हम इन पर इंपॉर्टेंट देंगे, बट चारों ऑप्शन को देखिएगा, पढ़िएगा जरूर। बी ऑप्शन हो जाएगा, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। ये कैसे हो सकता है, हम अनधिगम भी अधिगम होता है, आपको पता होगा। हम न सीखते हुए भी बहुत कुछ सीखते हैं, त्रुटियां कर करके ही सीखते हैं। तो बिल्कुल त्रुटियां ना करना, ये तो हो ही नहीं सकता कि त्रुटि या गलती किसी से ना हो। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। जी हाँ, ये भी अपने आप में एक बेहतर ऑप्शन लिए हुए है। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। देखिए बच्चों को व्याकरण सीखने पर बल देना भाषा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। व्याकरण से ही सिर्फ सब कुछ शुद्ध नहीं हो जाता, व्याकरण से शुद्ध होता है, लेकिन व्याकरण अपने आप में सब कुछ नहीं है। व्याकरण महत्वपूर्ण है लेकिन सब कुछ नहीं है। बात करें अगर भाषा की बारीकी, क्या व्याकरण नहीं आ गया इसमें। सौंदर्य बोध, क्या इसमें भी व्याकरण नहीं आ गया। व्याकरण आपका होगा तभी तो बारीकी समझेंगे, सौंदर्य बोध समझेंगे, और बारीकी और सौंदर्य बोध को समझ रहे हैं तो आप व्याकरण को जानते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें, देखिए निजी अनुभवों की बात की गई है, तो निजी अनुभव यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो गए या फिर भाषा की बारीकी। 45वां क्वेश्चन जो कहता है, ये 45वां क्वेश्चन देखिए, निजी अनुभव भी सही है, सृजनशील प्रयोग भी सही है, लेकिन बात हो रही है भाषा शिक्षण का उद्देश्य। तो यहाँ पे आप इन्हीं दोनों में ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो। दोस्तों भाषा शिक्षण के लिए भाषा की बारीकी, देखिए भाषा यहाँ पर भी दिया हुआ है, भाषा यहाँ पर भी दिया गया है और भाषा यहाँ पर भी दिया है। तो बारीकी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का सही रूप में समझने की क्षमता, और उसमें भी प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहन देना कि बच्चे ये करें, ये आपका ए ऑप्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है, ये आपका ए ऑप्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। तो उसी तरीके से हमें आंसर पे जाना है, ठीक है। तो निजी अनुभव, आपके जो अनुभव हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को लेकर चलते। हो सकता है कि आपके अनुभव उतने अच्छे ना रहे हों, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि ये उससे भी, ए ऑप्शन से भी बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आपके सी टेड में आपके जो 30 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके
समझ विकसित करने के लिए, आपके पढ़ाने का तरीका क्या है, एक शिक्षक के लिए ये पूछता है कि आप किस तरीके से पेडागॉजी कैसी है, या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, आप एक टीचर बनने वाले हो तो क्या सोच रखते हो, ये सब लेते हुए होता है। और आगे फिर आपके नॉलेज को चेक किया जाता है। आप पैसेज दे करके कुछ गद्य और कुछ पद्य से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिनकी प्रैक्टिस हम आगे करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न संख्या 46 से लेकर 51 तक सबसे उचित विकल्प आपको देना है। सबसे उचित विकल्प हमेशा ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो बेहतर हो सबसे वही होता है। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। ये दोस्तों जो है आपकी चांदी की रेखा सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है। अब इस कविता के भावों को देखते हुए आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है? विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरे में प्रकाश आता है। दोस्तों काले बादल में रहती चांदी की रेखा का मतलब होता है अंधेरे के बाद प्रकाश का आना। देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। ए ऑप्शन में विपत्तियों के बीच आशा की किरण भी अंधकार में प्रकाश का ही द्योतक है, लेकिन आपका यहाँ पर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, ये चीज़ यहाँ पर सुख दुख धूप छांव हर एक चीज़ को इंगित कर रहा है। विपत्ति और एक नई उम्मीद ये भी इसी में आ जाता है। तो अंधेरे के बाद प्रकाश आना, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव सबसे बेहतर अगर कहें तो सी ऑप्शन में दिख रहा है। अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, आना ही नहीं बल्कि ये एक शाश्वत सत्य है कि अंधेरे के बाद प्रकाश आता ही आता है, दुख के बाद सुख आता है। यदि बहुत ज़्यादा सुख है तो आपके ऊपर दुख भी आना है। यही एक जीवन का एक सार है। जीवन के बाद मृत्यु आती है, जन्म मरण दुख सुख धूप छांव इसी से जिंदगी चलती है। तो अंधेरे के बाद प्रकाश, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट हो जाएगा काले बादल प्रतीक हैं किसके? जातिगत वैमनस्य के, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, तूफान से गर्मी से मुक्ति के। तो जातिगत वैमनस्य के हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आप कुछ सोचें तो आप इसमें देख रहे हैं काले बादल जाति द्वेष के, यहाँ देखिए काले बादल जाति द्वेष के, यहीं से आपको आंसर मिल जाता है। चलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, काले बादल जाति द्वेष के मतलब जातिगत वैमनस्य का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार पूछा जा रहा है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो दोस्तों काले बादल में रहती चांदी की रेखा में श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार में देखिए होता क्या है कि श्लेष जो है श्लिष धातु से बनी होती है, इसका अर्थ होता है चिपका होना। तो इसमें कई अर्थ निकलते हैं, 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, समझिएगा। देखिए एक तो पर्यायवाची आपको आनी चाहिए बिल्कुल फैक्ट, दूसरी नहीं है। कौन कौन सी है वो अगर आप जानते हैं तो कौन सा नहीं है ये आप इजिली निकाल पाएंगे। तो कौन सा है यहाँ पर बादल की बात कर रहे हैं तो देखिए जलद, घन, पयोधर और जलज, इसमें कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न के अंतर्गत बादल का पर्यायवाची शब्द जलज नहीं है। जलज, पंकज, नीरज ये सब किसका है? ये सब कमल का होगा ना। तो पयोधर, जलद और घन ये हो जाएगा आपका बादल का। तो पूछा कौन सा नहीं है तो आपका जलज, डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों सिंपल सा कुछ आ जाए तो वहाँ जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ये भी आपके क्वेश्चन आपके मतलब C-TET को क्रैक करने का और C-TET में एक बेहतर स्कोर लाने का ये भी एक फंडा है कि जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। प्रैक्टिस बनाए रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट पूरे हो जाएंगे। हाँ प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो क्वेश्चन छूट सकते हैं, बट जल्दीबाजी ना करें कि अरे ये तो मुझे आता है, बादल का पर्यायवाची तो मैं जानता हूँ, तुरंत कर दें। नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, इसलिए समझ के साथ करें। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। स्वतंत्रता का देखिए गुलाम, परतंत्रता, पराधीनता और परतंत्र। ऐसे तो सोचेंगे स्वतंत्र का विलोम तो ये सारा ही हो जाएगा। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र है और गुलाम, पराधीन और परतंत्र ये सभी हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर कहें तो सी ऑप्शन हो जाएगा पराधीनता। स्वतंत्रता का मतलब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और पराधीनता का मतलब हम दूसरे के अधीन हैं। तो ये आपका विलोम शब्द हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन इज।
चलिए, कवि क्या सुनने और देखने की बात करता है? बिजली को, आशा की किरण को, निराशा को या बादलों को? तो कवि आशा की किरण को देखने और सुनने की बात करता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मतलब सीधे आपके जो आपका कविता है उससे ही अटैच होता है। कविता को देख करके ही आप आंसर लगा देंगे। सो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 51 के बाद 54 पर चलते हैं। इस तरफ आपका क्वेश्चन है, ये रहा कुछ पैसेज। गद्यांश को पढ़ना होगा। गद्यांश बहुत बड़ा है, मैं आपको धीरे धीरे दिखा रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। आई होप आप लोग अपना ये पैसेज पढ़ रहे होंगे। एक स्टोरी है, तिलोनिया गांव की स्टोरी है, गांधी जी के बारे में भी कुछ दिया गया है। तो देखिए, ये रहा पैसेज। चलिए, ये जो है एक तीर्थ यात्रा पार्ट से, लेसन से लिया गया है और भीष्म साहनी जी की लिखी हुई है। तो आगे यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि पूरी तरीके से आप 2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से आप कर पाएंगे। ये आपके इसी पैसेज से, इसी गद्यांश से ही पूरी तरीके से रिलेटेड है। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। सामाजिक कार्य और शोध संस्थान का उद्देश्य क्या था, ये पूछा जा रहा है। उन्हें केवल अनुशासित करना, यहाँ पर भी टैग वर्ड आ गया, केवल अनुशासित करना नहीं होगा, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, प्राचीन परंपराओं से परिचित ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना। तो आप अपने सोच के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और आपके लाइन टू लाइन आपके गद्यांश में मिल भी जाएगा। केवल टैग वर्ड भी दिया गया है। तीनों तरीके से आप इस आंसर को सही कर सकते हैं। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना। किसी भी सामाजिक कार्य या शोध संस्थान का उद्देश्य यही होता है कि जो भी लोग हैं उसमें स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। लेखक का मानना था। लेखक का मानना क्या है? ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। देखिए, लेखक का मानना था कि ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। जी नहीं, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कट कर या उनकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा कि आधुनिक उपकरण जो होते हैं, हमारे जीवन में बहुत कुछ है। अब जैसे आपको कोई भी काम करना हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ने के लिए ही कह दूं तो आधुनिक उपकरण है आपका मोबाइल, आपके पास सिस्टम है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास सिस्टम है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? देखिए, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका जो हो जाएगी केवल गरीब और दलित महिलाओं की। जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं होता है कोई भी चीज़, एक गांव में रहने वाले सभी लोगों की। जी हाँ, आपका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन ही हो जाएगा। संस्थान के निर्णय और संचालन की आधारभूत भूमिका थी, वो किसकी थी? सभी गाँव वालों की थी। आपके गद्यांश में दोस्तों मिल भी जाएगा। आप एक बार देखिए, गद्यांश को पढ़िएगा, क्वेश्चंस को पढ़िएगा और आपको बिल्कुल गद्यांश को पढ़ते समय एक फैक्ट बताती चलूँ। मैं क्या करती हूँ कि पहले क्वेश्चन को देख लेती हूँ। क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स तो दिमाग में रहते ही हैं, इस तरीके का क्वेश्चन था। उसके बाद आपके गद्यांश को पढ़ती हूँ, जो उसमें मुझे याद आता है क्वेश्चन से अटैच वर्ड, उसको मैं पेंसिल से अंडरलाइन करते चलती हूँ। दोबारा क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो तुरंत ही फैक्ट आपको आंसर मिल जाता है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिल्कुल सही आंसर पर जा पाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 के बाद 45। ये चलिए, यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रामर बेस्ड भी आ गए हैं, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। कैसा लग रहा है हमारा प्रयास? प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आत्म सम्मान, आत्मीय, परमात्मा, आत्मनिर्भर। उपसर्ग और प्रत्यय, देखिए उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में लगते हैं। आत्मीय में देखिए ये प्रत्यय है, आत्मसम्मान में आन प्रत्यय है, परमात्मा आ प्रत्यय, निर्भर में भर प्रत्यय है। बात तो हो रही है उपसर्ग की, यहाँ पर प्रत्यय है। तो आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? मतलब आत्म जो है एक उपसर्ग बना दिया गया उसे, तो किस शब्द में है? सीधा दिख रहा है अगर किसी शब्द से पहले। देखिए यहाँ पर सम्मान से पहले है आत्म, ठीक है। यहाँ पर है ई, प्रत्यय से पहले है आत्म, आत्म प्लस ई आत्मीय हो जाता है। आत्मनिर्भर, निर्भर से पहले है यहाँ पर आत्म।
किसमें नहीं है पूछा गया, तो परमात्मा, परम प्लस आत्मा होता है, जो कि आत्मा बाद में आ रहा है, तो पहले होता है उपसर्ग, इसलिए परमात्मा में नहीं है। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन इज राइट। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण क्या है, क्या रीजन है कि इस गांव में इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। देखिए, वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, केंद्र के इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, लोग उस पर जो विकास कर रहे हैं उस गांव का, वहाँ पे विकास हुआ ही नहीं था, छोटे छोटे घरों का कुछ झुरमुट दिखाई दे रहा था, तो विकास नहीं हुआ था, वो विकसित नहीं था। वहाँ पे लोग स्वावलंबी थे, आत्मनिर्भर थे, इसलिए इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा था। वहाँ पे बहुत ही अजीब सी चीज़ थी कि इतिहास कहाँ लिखा जाता है, जब कुछ हट के कुछ होता है। तो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर विकास केंद्र वहाँ पर चल रहा था। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, शताब्दी समास का उदाहरण है। शताब्दी समास की बात करें तो देखिए, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर देखिए, संख्यावाची जो हो जाता है वही हो जाता है द्विगु। तो शताब्दी में शत प्लस अब्दी, मतलब 7 अवधियों का समूह, 100 अवधियों का समूह शताब्दी। शत मतलब 100 होता है। समास का उदाहरण, तो यहाँ पे संख्यावाची संख्या आपको दिख गया, 100 संख्या, 100 अवधियों का समूह यहाँ पे कहा जा रहा है, तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, द्विगु समास। अगला हो जाएगा आपका, गांधी जी को मान्यता नहीं देते थे। गांधी जी किस चीज को मान्यता नहीं देते थे, क्या कर्मठता को, अकर्मण्यता को, सादापन को या आत्मनिर्भरता को। देखिए, गांधी जी सादापन को, कर्मठता को, आत्मनिर्भरता को मान्यता देते थे। गांधी जी कहते थे कि इंसान के अंदर सादापन होना चाहिए, इंसान आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए। क्या नहीं देते थे, तो अकर्मण्यता, मतलब कार्य न करने वाले जो आलसी लोग होते हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे अकर्मण्यता को वो मान्यता नहीं देते थे। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, इसलिए समझिएगा इसे। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है, स्वावलंबन, अनुशासन, अनुशासित और आत्मनिर्भर। अनुशासित यहाँ पर जो हो जाएगा, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो सभी संज्ञा है आपके फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन में संज्ञा है। अनुशासित जो है संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। उपयोगी शब्द का विलोम है। उपयोगी शब्द का विलोम क्या इसमें सीखना है, बहुत ही सिंपल सा लड्डू क्वेश्चन दे दिया है। उपयोगी का हो जाएगा अनुपयोगी। हाँ, लिख करके दिया गया अनुपयोगी, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुपयोगी कैसे उचित लिखा जाता है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, अनुपयोगी। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। दोस्तों, यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन पूरे हुए। इसके बाद हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे संस्कृत के 30 क्वेश्चन एंड फिर सोशल के 60 क्वेश्चन, जिससे आपका प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा और इसी प्रैक्टिस के थ्रू आप अपना 120 प्लस स्कोर कर पाएंगे। सो प्लीज़, अगर आपको हमारे प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं और आप हमेशा ही हमारे प्रैक्टिस सेट को करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं कि जब तक एग्जाम है तब तक हम प्रैक्टिस अपनी जारी रखें, तो उसके लिए अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर संस्कृत के 30 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।